Hello, my dear students. Welcome to today's class. I'm Archana. I hope you all are safe and healthy. Yes, my dear students. Today we will start our second chapter is the origin and evolution of Earth. Yes, my dear students. In this chapter we learn about the origin of Earth, the origin of universe, formation of star, moon, and other planets. So we start this chapter. This chapter is very interesting. Uh, Before starting, I ask a question. क्या आपने कभी इवनिंग में नाइट के टाइम स्काई में स्टार्स को टिमटिमाते देखा होगा? क्या आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये क्यों चमक रहे हैं, क्यों ये आसमान में ऐसे अटके हुए हैं, ये गिरते क्यों नहीं हैं, ये कैसे बने, क्या ये स्टार्टिंग से ही ऐसे हैं, इनको किसने बनाया, इनके पीछे रीज़न क्या है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं इनको लेकर कि अर्थ कैसे बनी, फॉर्म जो हमारे स्टार्स हैं, मून हैं, प्लैनेट्स हैं, यूनिवर्स हैं, ये कैसे फॉर्म हुए, और दूसरी चीज़ की लाइफ जो है अर्थ के ऊपर कैसे शुरू हुई, क्या मानव डायरेक्ट ऊपर वाले ने ऐसे ही हमें उतार दिया? अगर अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट ह्यूमन था वो कौन था, मेल थी फीमेल थी? हम कई बार जोक्स भी यूज़ करते हैं कि कौन पहले आया, मेल आया या फीमेल आया। सो माय डियर स्टूडेंट, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम अपने चैप्टर में कवर करेंगे। ये चैप्टर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऑल दीज क्वेश्चंस को यहाँ पर ये सोल्व कर देगा। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक इज origin of earth. Yes, in this chapter we have two stories, two theories, early theories and modern theory. Early theories tells about origin of earth and modern theory uh, tells about origin of universe. Yes my dear students, जो हमारी early theory है वो origin of earth पर फोकस करती है, एंड जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पर फोकस करती है। इन अर्ली टाइम जो फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, उनके पास एक ही क्वेश्चन था कि अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ। बट जैसे जैसे धीरे धीरे उन्होंने हाइपोथेसिस दी, उनको एनालाइज किया, किसी ने उसको सपोर्ट किया, किसी ने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो उसके बाद एक नई थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी आई जो ये कहती है कि अर्थ क्या यूनिवर्स से अलग है। अगर हम यूनिवर्स की फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, तो हमें अर्थ की फॉर्मेशन तो अपने आप पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी होटल की किसी रूम की फॉर्मेशन को चेक करना है, तो हम उस रूम की फॉर्मेशन को पर्टिकुलर फाइंड आउट करने की बजाय अगर हम ये देख लें कि होटल कैसे बना, तो सिंपल सी बात है, अगर हम होटल की पूरी डिटेल ले लेंगे तो हमें उस रूम की भी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर दो थ्योरीज दी गई हैं। एक थ्योरी है जो ओल्ड है, जो अर्ली है, जिसको उतना प्रेफरेंस नहीं दी गई है, उसको साइंटिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। आज मॉडर्न टाइम में मॉडर्न थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है, बट फिर भी हम अर्ली थ्योरी को रीड करेंगे। उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, क्योंकि जब हम एक थ्योरी शुरू करते हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चन आया कहाँ से? ये आया भी तो थ्योरी से है, जिसने अर्ली थ्योरी दी, जिन्होंने ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में खड़ा किया कि कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उन्होंने हमारे दिमाग में कुछ कंसेप्ट तो डाले ना कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अर्थ के बारे में सोचना है, अर्थ कैसे बनी है। तभी तो उस गलत, चाहे 1% हम ये मान लें कि जो अर्ली थ्योरी है उसमें कुछ एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन कहीं कुछ तो पॉइंट होंगे, कुछ तो एक ये कहें हम, जो अर्ली थ्योरी थी उसने हमारे माइंड में एक बीज डाल दिया कि हम इसके बारे में सोचें, और तभी तो हमने उसको करेक्ट कर करके जो हमारे साइंटिस्ट हैं मॉडर्न, उन्होंने मॉडर्न थ्योरी दी। सो जो हमारी अर्ली थ्योरी है वो हमारे लिए एक मेन बेस का काम करती है, इसलिए हमें उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। अर्ली थ्योरी, अ लार्ज नंबर ऑफ hypotheses were put forward by different philosophers and scientists regarding the origin of earth. Yes my dear students, अलग अलग
फिलोसफर्स ने, साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं अर्थ के ओरिजिन को लेकर के। उन्होंने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी हैं, बिकॉज उस टाइम पे ना हम थे ना जो थ्योरी देने वाले थे वो थे। क्योंकि हम जब अर्थ की ओरिजिन की बात करते हैं, यानी कि लाखों मिलियंस बिलियंस ईयर्स एगो की बात करते हैं, तो वहाँ उस टाइम ना हम थे और ना वो थे। लेकिन एक परिकल्पना की उन्होंने, एक हाइपोथेसिस दी है, उन्होंने दिमाग लगाया है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इस पे विश्वास करें। क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि हाँ दिस इज रॉन्ग, तो हम सही बताएं भाई, तो वो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इसको एक्सेप्ट करें। सो इन दिस अर्ली थ्योरी, प्रोफेसर इमैनुअल कांट ने 1755 में हाइपोथेसिस दी। किसने? इमैनुअल कांट। जो प्रोफेसर इमैनुअल कांट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है थ्योरी दी 1755 में। 1755 में जो इन्होंने थ्योरी दी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सन है, ठीक है, उस सन जो है वो एक गैसेस का एक गोला है, जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस हैं वो एक बिग मास के रूप में है, एक बड़ा लार्ज पिंड जैसा बना हुआ था, और उसके सराउंडिंग में डस्ट पार्टिकल्स थे और उनसे एक रिंग बनी हुई थी लाइक दिस। और ये रिंग, इस रिंग से ही सोलर सिस्टम यानी कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनका ओरिजिन हुआ है। अकॉर्डिंग प्रोफेसर इमैनुअल कांट, ये सन जो है वो एक गैसेस का मास है, एक लार्ज मासेस है, जिसके सराउंडिंग में एक रिंग थी, और इस रिंग के ब्रेक होने के बाद यहाँ पर प्लैनेट्स बने। इज क्लियर? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर इमैनुअल कांट, प्रिमोर्डियल मैटर वॉज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो ये मैटर था ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था इन द शेप ऑफ स्मॉल एंड गोल्ड particles from which our earth and other planets were formed. ये इक्वली सेपरेट था, डिस्ट्रीब्यूटेड था सन के चारों तरफ, लेकिन सन के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसकी वजह से ये उससे बंधा हुआ था, और कुछ ऐसा था कि इसके चारों तरफ ये धीरे धीरे राउंड करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देता है ये रिंग, और ये धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर प्लैनेट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट। एंड अदर इज लाप्लास थ्योरी। लाप्लास ने क्या कहा है? लाप्लास के अकॉर्डिंग जो ये मैग्मा है, सॉरी ये जो मैटर था सन और सन के सराउंडिंग में जो रिंग बनी हुई थी, ये क्या था कि ये हॉट एंड रोटेटिंग गैसेस थी। इन्होंने तो क्या कहा है, एक सिंगल सिंपली डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस थी गैस की, और उसमें डस्ट पार्टिकल्स थे। लेकिन जो लाप्लास हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये हॉट एंड गैसियस मूविंग गैसियस की फॉर्म में थे, जिसकी वजह से ये सन के चारों तरफ जो बिग मास था उसके चारों तरफ ये रोटेट करना शुरू करते हैं, और ये सन और अदर स्टार्स और प्लैनेट्स बनते हैं। और इन्होंने जो लाप्लास थे, इन्होंने इसको निबुला नाम दिया। क्या नाम दिया है? निबुला। निबुला मीन्स अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। निबुला जो था उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स थे और गैसेस थे। गैसेस में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हॉट गैसेस थी जो मूवमेंट में थी, मूविंग फॉर्म में थी, और वो मूव कर रही थी इस बिग मास के सराउंडिंग में। ठीक है, तो ये था लाप्लास के अकॉर्डिंग। और उसके बाद लाप्लास ने नेबुला हाइपोथेसिस दी है, जिसमें ये 3 पॉइंट देखो आप। ए सिचुएशन जो है, ए सिचुएशन क्या शो करती है कि ये बिग मास है, इसके चारों तरफ जो रिंग है वो मूविंग में है, ऐसे मूव कर रहा है। और मूव करने के बाद सेकेंड पार्ट जो उन्होंने कहा है कि जो मूविंग में था वो रिंग ब्रेक हो जाता है इन 8 प्लैनेट्स। उसके बाद ये धीरे धीरे अलग हो जाता है और अलग होकर अर्थ की तरह अलग अलग
जो प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म अप हो जाते हैं। तो ये थी अकॉर्डिंग टू लाप्लास, एंड दिस इज ऑल्सो अर्ली थ्योरी। आफ्टर दिस यहाँ पर कांट, प्रोफेसर कांट और लाप्लास दोनों ने ही एक चीज़ सिमिलर दी है, एक चीज़ को उन्होंने दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि ये एक क्या था, ये एक क्लाउड्स था जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल थे और हॉट गैसेस थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो थ्योरी दी, नेक्स्ट जो थीसिस दी, हाइपोथेसिस, वो थी चैम्बलिन एंड मोल्टन की, जिन्होंने हाइपोथेसिस दी थी 1990 में, 1990 में, ठीक है। 1919 में इन्होंने जो थीसिस दी थी उसके अकॉर्डिंग जो बिग मास था, यानी कि जो सन था, इसको हम सन कह दें तो ये गलत नहीं होगा, जो बिग मास था इसके पास से एक जो बिगर वंडरिंग स्टार, मीन्स बिगर वंडरिंग स्टार, एक ऐसा बड़ा स्टार उसके पास से गुजरा और ऐसे ही अचानक वो घूमता हुआ आया और उसके पास से गुजरा ऐसे, ठीक है, क्लियर। अब जब ये इसके पास से गुजरता है तो इन दोनों में जो अट्रैक्शन था, जो फोर्स थी, वो वर्क करती हैं, और स्टार जो सन था बिग मास, वो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स थे, गैसेस थी, ठीक है। तो वो क्या था, एक क्लाउड था। जैसे ही ये स्टार, ये वंडरिंग स्टार इसके पास से गुजरता है तो ये उस स्टार में से, सन के जो पार्ट है उसमें से अपनी फोर्स लगा करके कुछ पार्ट खींच लेता है लाइक दिस, और ये ऐसे खींच के इसके तरफ, स्टार की तरफ आती है, और ये जैसे जैसे इसके पास से गुजरता है एक ये कहें हम कि डिस्क, जो हमारी सीडीज होती ना, उसकी तरह एक डिस्क की फॉर्म ले लेते हैं, और ये डिस्क इससे अलग हो जाती है, और ये जो डिस्क इससे अलग होती है इसके सन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, जो चैम्बलिन और मोल्यूटन है, उन्होंने ये जो थीसिस दी है इसको इन्होंने प्लेनिसिमल हाइपोथेसिस कहा है। प्लेनिसिबल क्यों कहा है, क्योंकि ये जो स्टार था बिग स्टार, उस स्टार की वजह से जो बिग मास था सन का उससे अलग हुई है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये हमारी जो कुछ सन का ही पार्ट अलग हो जाता है और डिस्क के रूप में उसके सराउंडिंग में घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, सन का ही पार्ट है, सेम इसी जैसे एलिमेंट्स और गैसेस इसके अंदर हैं, तो ये इसी के सराउंडिंग में घूमना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे ऑल स्टार्स और हमारे प्लैनेट्स इसी तरह से फॉर्म अप हुए हैं। ये हमारा जो है 1990 में हाइपोथेसिस दी गई थी। उसके बाद सर जेम्स और जीन्स, प्रोफेसर जेम्स और जीन्स ने 1919 में हाइपोथेसिस दी, जिसको इन्होंने नाम दिया टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, जो हमारा सन है, अर्थ है, प्लैनेट्स हैं, इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक बिग क्लाउड्स की वजह से हुआ है, बिग मास, और जिसको हमने सन कहा, उसकी तरफ चारों तरफ क्लाउड्स थे, डिस्क की तरह बड़ा एक बड़ा सर्कल बना हुआ था, और उनमें से जो सिमिलर कंटेंट थे, मीन्स एक जैसे गुणों वाले जो कंटेंट थे, वो एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब ये टूटती है, ये यहाँ पर इस तरह से जब रिंग टूटती है, सेम यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि एक रिंग थी, क्लाउड्स था, निबुला था, और वो निबुला ब्रेक हो जाता है, और जब निबुला ब्रेक होता है तो उसमें से क्या है, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो पार्ट थे, रॉक स्पीसीज थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, वो एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और मैं उनसे क्या होगा, स्टार और प्लैनेट्स फॉर्म अप हो जाते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर ये क्या कहा है इन्होंने कि जो थ्योरी है, ये इसको इन्होंने टाइडल हाइपोथेसिस का नाम दिया है, कि ये एक जैसे जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट्स थे वो एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, और बाद में वो धीरे धीरे प्लैनेट्स बन जाते हैं, इसलिए। तो ये थी हमारी ओल्ड थ्योरी, जिन्हें हम अर्ली थ्योरी कहा गया है, और ये अर्ली थ्योरी जितनी भी दी गई हैं, इनका एक ही फोकस है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग दिस
हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जब इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, अर्ली थ्योरी को साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, अर्थ सन कहाँ से आया, और ये आपने जो क्लाउड्स कहा है ये कैसे ब्रेक हुए, पहले कैसे ये रिंग में था, रिंग कैसे बने, इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए। सो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया गया, इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसी थ्योरी की वजह से तो मॉडर्न थ्योरी आ पाई, इसी थ्योरी की ने तो बेस दिया, एक हमें करेक्शन करने का टाइम दिया। जो साइंटिस्ट है उनको करेक्शन करने के लिए मैटर कहाँ से मिला, इसी थ्योरी से तो मिला कि जो अर्ली थ्योरी है इसी में उन्होंने करेक्शन किए हैं, किसी ने किसी नई थ्योरी को नहीं अपनाया। और स्टार्टिंग में जो कांट ने दी थी उसी को उन्होंने मॉडरेट कर करके चेंज किया है, और आगे जो हमारी मॉडर्न थ्योरी आती है उसमें भी इसी में चेंजेस किए हैं, इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया है, कुछ और इसमें एडिशन करके इसको करेक्ट किया गया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अर्ली थ्योरी के बारे में हम पढ़ें, क्योंकि यहाँ से बेसिक नॉलेज हमें मिलती है कि अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ, एंड जो हमारे यूनिवर्स है, प्लैनेट्स हैं, वो कैसे फॉर्म अप हुए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इज क्लियर? So this is our second theory, modern theory. Modern theory means origin of the universe. Yes, my dear student, our next theory is modern theory, जो फोकस करती है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की, और जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो कैसे एक्सपेंड हुआ। जो इतना बड़ा यूनिवर्स है जिसकी आज तक कंप्लीट स्टडी तक नहीं हो पाई है, साइंटिस्ट ने आज तक इसको कंप्लीट ऑब्जर्व नहीं कर लिया है, उस यूनिवर्स की ओरिजिन की बात की गई है मॉडर्न थ्योरी में। Yes, my dear students, universe divided into two parts on the basis of observation, on the basis of study. First is observable and second is unknown. Observable means वो एरिया जहाँ तक आज साइंटिस्ट जिसको ऑब्जर्व कर पाए हैं, जिसकी बारे में नॉलेज साइंटिस्ट को हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इसके लिए कंसेप्ट दे दिए, एविडेंस दे दिए हैं और कुछ न कुछ इसके बारे में बता दिया है। एंड एक सेकंड जो पार्ट है वो है अननोनेबल, अननोन, जो आज तक अज्ञात है, जिसके बारे में आज तक किसी को भी कोई भी एविडेंस नहीं मिले, किसी ने किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन उसके रिगार्डिंग नहीं की है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्स आर सो लार्ज, जिसका आज तक कंप्लीट स्टडी भी नहीं हुई है, जिसके लिए साइंटिस्ट आज भी लगे हुए हैं और कुछ न कुछ नया ऐड करते रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है मॉडर्न थ्योरीज में, वो है बिग बैंग थ्योरी। ये 1920 में एडविन हम्बल ने दी थी और इन्होंने एविडेंस दिए थे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की। मीन्स यूनिवर्स जो है आज भी एक्सपेंड हो रहा है, दैट्स वाई दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि जो यूनिवर्स है वो आज भी एक्सपेंड हो रहा है, और एक्सपेंड होने का उन्होंने एविडेंस भी दिया है। फॉर एग्जांपल, इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके लिए हम एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बैलून लो और उस पर आप छोटे छोटे से मार्क लगा दो किसी पेन से, मार्कर से। जब आप उसके अंदर हवा डालोगे, उसमें उसको फील करोगे, बैलून को बड़ा करोगे, तो वो जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे उसमें हम एयर पुट करेंगे तो वो साइज़ में इंक्रीज होगा, तो जो हमने मार्क किए थे वो भी उसके इंक्रीज होते चले जाएंगे, मीन्स एक्सपेंड हो जाएगी। सेम ऐसे ही बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो ऐसे ही एक्सपेंड हो रहा है और आज तक हो रहा था, ठीक है, और आगे भी ये ऐसे ही एक्सपेंडिंग फॉर्म में है एट प्रेजेंट भी, और धीरे धीरे एक्सपेंड ये हो रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग दिस फॉर इसकी जो मेन आउटलाइन है उनको देखते हैं। एट द बिगनिंग ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, ऑल मैटर जो था वो एक टाइनी बॉल में एग्जिस्ट करता था स्पेस के अंदर। दिस इज अ टाइनी बॉल। और इस टाइनी बॉल के लिए एक वर्ड और यूज़ किया गया है जिसके लिए हम सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी मीन्स यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट है और इसी में वो सारे कंटेंट हैं, कंसेप्ट हैं, इसके अंदर सब कुछ है। यूनिवर्स जो आज हमारा कंप्लीट यूनिवर्स है, गैलेक्सीज है,
हमारा सोलर सिस्टम ऑल आर इन टाइनी बॉल इन सिंगुलैरिटी पॉइंट्स, इसी में सब कुछ था। तो ये क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है इसमें। टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली 10 to 20 बिलियन ईयर्स बिफोर, यानी कि 10 to 20 बिलियन ईयर्स बिफोर ये टाइनी बॉल जो है इसमें किसी रीजन से एक्सप्लोजन हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। और ये एक्सप्लोजन जैसे ही होता है ये विद इन सेकेंड जो है एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। जब किसी बैलून में, आपने देखा होगा बर्थडे पार्टी में हम क्या करते हैं, बैलून के अंदर टॉफ़ीज़ और कुछ जो हमारी एसेसरीज़ होती हैं, मीन्स हमारे जो छोटी छोटी सी बॉल होती हैं उनको डाल देते हैं, टॉफ़ीज़ डाल देते हैं, और फिर उसको जैसे ही हम किसी चीज़ से ब्लास्ट कर देते, उसको एकदम से कोई चीज़ उसमें लगा देते, तो वो एक उसमें एक्सप्लोजन होता है, और उस एक्सप्लोजन के साथ साथ जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो एकदम से बाहर निकल जाती हैं और फैल जाती हैं चारों तरफ। सेम ऐसे ही 10 to 20 बिलियन ईयर्स बिफोर ये हुआ था कि ये जो टाइनी बॉल थी ये एक्सप्लोजन, इसमें एक्सप्लोजन हो जाता, और जो इसके अंदर कंटेंट थे वो सारे एक्सपैंड होना शुरू हो जाते यूनिवर्स में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विद इन सेकेंड जो इसका टेम्परेचर, और ये जो टाइनी बॉल थी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। आप इसके लिए आइडिया लगा सकते हो कि एक 1 के बाद आप 32 जीरो अगर ऐड कर देते हो तो आप उसको काउंट कर लेना वो क्या बनेगा। इसको हम अगर कैल्विन में मापे तो ये 4500 कैल्विन, 4500 डिग्री कैल्विन टेम्परेचर था इस टाइनी बॉल का। और ये जैसे ही एक्सप्लोजन इसमें होता है तो ये विद इन 1 सेकेंड इसका जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। और इस टाइम पीरियड को, जो एक सेकंड के अंदर टेम्परेचर का जो डाउन होना है, इसको बोला गया है प्लैंक टाइम, PLANK, प्लैंक टाइम। यस माय डियर स्टूडेंट, इसे प्लैंक टाइम कहा गया, यानी कि यहाँ पर क्या है, विद इन 1 सेकेंड ये टेम्परेचर जो था वो धीरे धीरे कम हो गया। इट्स क्लियर। एंड आफ्टर एक्सप्लोजन से लेकर बिग बैंग थ्योरी के जो टाइम है और जहाँ एक्सप्लोजन होता है वहाँ से लेकर 3,80,000 ईयर टाइम पीरियड तक यहाँ पर किसी भी तरह की लाइट नहीं थी। यस माय डियर स्टूडेंट, यूनिवर्स के अंदर कोई लाइट नहीं थी इतने लंबे टाइम पीरियड तक। हमें लगता है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर एक्सप्लोजन हुआ है तो एक तेज़ लाइट भी होगी। नो, ऐसा नहीं था। यहाँ पर 3,80,000 ईयर तक डार्कनेस थी, और इसी की वजह से इस टाइम पीरियड को डार्क टाइम पीरियड का नाम दिया गया। और ये इसके बाद जब जैसे जैसे ये टाइम कंप्लीट होने को था तो इसके लास्ट तक यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनने शुरू हो गए थे, और उन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बनने के बाद हाइड्रोजन बनी, और हाइड्रोजन जब आपस में हाइड्रोजन के 2 अणु मिले तो उससे हीलियम बनी। और यहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स यूनिवर्स को अपना एक लाइट ऑब्जेक्ट मिला मीन्स यहाँ पर एक उसको स्टार मिला, साइन स्टार, और उसके बाद यूनिवर्स चमकना शुरू हो गया। सो एक लाइट ईयर यानी कि 1 लाइट ईयर इक्वल 9,460 बिलियन किलोमीटर पर ईयर। 1 लाइट ईयर मीन्स एक लाइट ईयर के अंदर हम सन की जो लाइट है उसको पृथ्वी तक आने में, पूरे सोलर सिस्टम को, पूरे यूनिवर्स को कंप्लीट करते हुए अर्थ तक आने में जो टाइम लगता है उसको एक साल के लिए काउंट किया गया। 1 ईयर में उसकी जो दूरी है उसको काउंट किया गया, तो वो बनती है 9,460 बिलियन किलोमीटर पर ईयर। इतना टाइम, इतनी किलोमीटर दूरी जो है सनलाइट कवर करती है। तो ये टाइम पीरियड जो था, इतने लॉन्ग टाइम पीरियड तक यहाँ पर जो है ये एक्सपेंड जो है होता रहा और चलता रहा। उसके बाद एक आता है कि जो हमारा टाइनी जो बॉल थी उसमें जो एक्सपेंस हुआ, उसके बाद यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे एक्सपेंड होने के बाद जो एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद यूनिवर्स एक्सपेंड होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, और जो उसके अंदर जो भी कंटेंट थे वो सारे एक दूसरे, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट थे वो एक दूसरे से दूर भागने शुरू हो गए। लेकिन कुछ टाइम बाद, जैसे क्योंकि अब ये स्टार्टिंग में जो था ये था
हमारा जो टाइम पीरियड था जहाँ पर बिग बैंग थ्योरी में जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड था, इसमें जो हमारी यूनिवर्स थी वो थी प्लाज्मा अवस्था में। यस माय डियर स्टूडेंट, प्लाज्मा अवस्था में मीन्स यहाँ पर किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई भी इसमें विजिबिलिटी नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी। जैसे जैसे यहाँ पर हीलियम बन के आपस में कंटैक्ट मिले और उसके बाद जब इसको यूनिवर्स में लाइट बननी शुरू हुई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने शुरू हुए। जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले थे वो ऑब्जेक्ट्स मिलने शुरू होते हैं और एक दूसरे से मिलते हुए वो अपना आकार बढ़ा लेते हैं और वो बढ़ते बढ़ते पूरा यूनिवर्स जो है फॉर्म अप हो जाता है। यूनिवर्स में ऑल सोलर सिस्टम, सन, स्टार, गैलेक्सीज और मिल्की वे, ये सब जो है यूनिवर्स में आती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जो यूनिवर्स है वो इतना ज़्यादा है कि आज तक इसका कंप्लीट जो है स्टडी नहीं हो पाई है। इसकी कंप्लीट जो है थ्योरी, इसके लिए कंप्लीट साइंटिस्ट ने आज तक कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। हाँ, कुछ न कुछ एडिशन होता रहता है हर कुछ टाइम के बाद। जो साइंटिस्ट है वो कुछ न कुछ इसमें ऐड कर देते हैं कि अब ये हो गया, अब ये हो गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी जो हमारी यूनिवर्स है वो आज भी एक्सपेंडिंग फॉर्म में है, आज भी एक्सपेंड हो रहा है। इसकी एक्सपेंडिंग जो फॉर्म है ये लगातार आगे चल रही है, स्टॉप नहीं हुई है। तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक बनने और बिगड़ने की जो अवस्था है, मीन्स कोई चीज़ फिनिश हो गई है, दोबारा बन गई है, तो सेम वैसे ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज जो सिचुएशन है यूनिवर्स की ये ऐसे ही रहेगी, नहीं, ये आगे भी फर्दर इसमें एक्सप्लोजन हो सकते हैं, ये आगे और इसमें ब्लास्ट हो सकते हैं, तो ये ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लग जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्स जो है इसके अंदर लगातार जो है जो एक्सपेंड है वो हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो इसके लिए अभी तक जो साइंटिस्ट ने मेन एक्सेप्टेबल थ्योरी दी है, या जिसको आज तक साइंटिस्ट कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया है, वो है बिग बैंग थ्योरी, जिसे मॉडर्न थ्योरी काउंट किया जाता है। वैसे ये कंप्लीट उसको साइंटिस्ट की जो कम्युनिटी है उसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को पहले स्टार्टिंग में इन्होंने साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अवर न्यू मॉडर्न थ्योरी और दिस थ्योरी टेल अस अबाउट एक्सपेंशन origin of universe. So my dear students, I hope you all are clear. If you have any doubt, you can comment in comment section, and thanks to all and have a good day.